नमस्कार, टीवी हेलो। 9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। बात आज करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में स्पेशल सेशन बुलाया गया आज आरक्षण के मुद्दे को लेकर। तो सुबह भी हमने इस सेशन पर चर्चा की, किस तरह से हंगामा है और आज फिर इस सेशन में क्या कुछ निकल कर सामने आया, इस पर बातचीत करेंगे। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अमित मिश्रा मेरे सहयोगी विधानसभा से मौजूद है, अजय गंगवानी जी हमारे साथ है, कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव, कौशल स्वंबर जी हमारे साथ है और डॉक्टर भूपेंद्र जी हमारे साथ है। आप सभी का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत टीवी 9 पर। और अमित से मैं अपडेट लेना चाहूंगी, जब तक अमित के साथ शायद संपर्क नहीं हो पा रहा। अजय गुंगवानी जी के पास चलते हैं। तो अजय गुंगवानी जी, आज जो विधानसभा में जो कुछ रहा, हंगामा तो रहा, सबने देखा। तो किस तरह से आप इस विधेयक को पारित करवा पाएंगे, क्योंकि लगातार हंगामा चल रहा है विधानसभा में विपक्ष का। देखिए, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बन चुका है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कानून और संविधान पर विश्वास जताया है और सदन को कहीं ना कहीं लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। हमेशा कांग्रेस पार्टी ने इसका पूरा सम्मान किया है। हमेशा हम चर्चा और पारदर्शिता को हमेशा स्वीकार करने का नैतिक साथ हम में, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का चित्र रहा है। आज कहीं ना कहीं पूरी तरह मुद्दाविहीन होने के बाद जिस प्रकार से हंगामा करने का प्रयास मीडिया में चर्चा रहने के लिए जो किया जा रहा है, वो आपत्तिजनक है। और ये जो चरित्र है अजय चंद्राकर जी का पहली बार नहीं हो रहा है। आज जब हम गोधन न्याय करते हैं तो गोबर की जो तुलना है वो राजकीय से करके राजकीय अस्मिता को चोट पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। क्या हमारे जो वरिष्ठ मंत्री हैं कौशी लखमा 5 बार के विधायक हैं, आइटम दर्ज शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जब तक सत्ता में थे 15 साल तक ये संतुलित थे, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से विपक्ष में आए हैं पूरी तरह से मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगा, अगर आप सच कह रहे हैं, आपकी सत्य है, आपके तथ्यों में सही में कोई जिम्मेदारी वाली बात है, तो आपको आवाज ऊंची करने के लिए तमाशा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आप कोई गलत बात कहते हैं, गैर वाजिब बात कहते हैं, जिसके पीछे कोई तथ्य ना हो, तो आपको आवाज ऊंची करनी पड़ती है, आपको हंगामा करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट चरित्र रहा है। पहले भी देखिए लगातार ये विधानसभा में प्रश्न पूछते हैं, फिर चर्चा से भागते हैं, बहिर्गमन करते हैं। इनमें नैतिक साहस नहीं है कि अपने प्रश्नों का जवाब स्वीकार करें। और कहीं ना कहीं आज छत्तीसगढ़ का जो आदिवासी वर्ग है, इनकी जो गलती थी, उनकी जानबूझकर जो बदनीयती थी, उसका नतीजा है। देखिए, कुछ उदाहरण दे दूं। आज ये अगर 2 उदाहरण है। सबसे पहले ननकीराम कंवर जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, वरिष्ठ आदिवासी नेता थे, उनके द्वारा 1000 पेज की रिपोर्ट बनाई गई और लास्ट पीसी में उन्होंने स्वीकार किया कि समय पर उन्होंने रिपोर्ट को सरकार को सौंप दिया था। आज ये किसके तहत उस रिपोर्ट को हाईकोर्ट में सबमिट नहीं करते, मुख्य सचिव की अध्यक्षता की रिपोर्ट को सबमिट नहीं करते। तो कहीं ना कहीं दिखावे के लिए उन्होंने आरक्षण जरूर बढ़ाया, परंतु राजनीतिक पाखंड था। ये वास्तविक रूप से चाहते नहीं थे कि उसको स्वीकार किया जाए। और सबसे बड़ा नेगेटिव ये रहा कि अनुसूचित जो जाति था उसका आरक्षण 16 से घटा के 12% किया। अगर ये कदम इनके द्वारा नहीं लिया जाता तो हाईकोर्ट में आपत्ति नहीं आती। और घासीदास स्मृति संग्रहालय इनके द्वारा जो आपत्ति दर्ज की गई, जिससे सीधे सीधे हित प्रभावित हो रहे थे, ये उसका परिणाम है। आज आज हमारी सरकार में फोड़ने का प्रयास करते हैं। और ये चेहरे चंद्राकर जी इस बात को समझ रहे हैं कि आज कहीं ना कहीं जब सदन में चर्चा होगी, खुलकर बातें होंगी, तो भारतीय जनता पार्टी का वास्तविक चाल, चरित्र और चेहरा छत्तीसगढ़ की जनता के सामने आ जाएगा। ये चाहते हैं इस बात को, इसीलिए आज जबरदस्ती विवाद करने का प्रयास इनके द्वारा किए जा रहे हैं। आज लोकतंत्र के मंदिर का अपमान करने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे अजय चंद्राकर जी हो, बिजमोहन अग्रवाल जी हो, जिस प्रकार से किया जा रहा है, ये आपत्तिजनक है, एक धब्बा है। मेरा विरोध करता हूँ उस बात का। अगर इनमें नैतिक साहस है तो चर्चा करिए ना। क्यों भाग रहे आप चर्चा से? क्योंकि इनको पता है जो इनकी गलतियां थी, जो वो जानबूझकर बदनीयती थी, वो छत्तीसगढ़ की जनता के सामने आ जाएगी। जी बिल्कुल। और कौशल स्वंबर जी हमारे साथ हैं। कौशल जी, लगातार यही आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि बदनीयती है ये बीजेपी की, ये पारित नहीं होने देना चाह रहे हैं ये विधेयक, इसलिए हंगामा कर रहे हैं। और आप बताइए जमीनी हकीकत, क्या ये श्रेय लेने की होड़ है या फिर क्यों हंगामा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? देखिए, जिस दिन से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरक्षण की जो सीमा है वो रद्द की है, उसके बाद से आप देख रहे होंगे कि लगातार छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है वो गर्म है। चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, लगातार बयानबाजी कर रहे हैं
और आज जो विशेष सत्र जो लाया गया है, 2 दिन का जो विशेष सत्र, कहा यह जा रहा था कि आरक्षण को लेकर लाया गया, लेकिन जिस तरह से बातें सामने आई विधानसभा के अंदर, आरक्षण जब प्रस्तुत किया गया विधानसभा के अंदर, उस समय जिस तरह से विपक्ष ने टोकाटाकी शुरू की, और उस दरमियान जब शिव डहरिया जो विपक्ष सरकार के मंत्री हैं उनके द्वारा कुछ बातें कही गई, तो सदन के भीतर ऐसा पहली बार हुआ है। छत्तीसगढ़ चूंकि काफी शांत प्रदेश माना जाता है, और यहाँ पर आप देखेंगे सदन के भीतर पहली बार गर्मा गर्मी की स्थिति हो गई। मतलब दो वरिष्ठ नेता, एक मंत्री और एक विधायक, जो वरिष्ठता की श्रेणी में काफी सीनियर माने जाते हैं, ऐसे लोग आपस में मतलब उलझ गए सदन के भीतर। मतलब काफी ये मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास की पहली घटना होगी जब इस तरह की जो चीजें हैं वो विधानसभा के भीतर हुई है, क्योंकि न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि मुझे लगता है कि एमपी में भी इस तरह की घटना कभी हुई होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश काफी शांत प्रदेश माना जाता है। दूसरे जो प्रदेश है जहाँ पे अग्रेसिव नेचर के जो नेता रहते हैं वहां पे इस तरह की घटना होना माना जाता है स्वाभाविक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह से आरक्षण को लेकर विवाद शुरू हुआ है, क्योंकि विधानसभा का उपचुनाव भानु प्रतापपुर में होना, वहां पे आदिवासी बाहुल्य एरिया है, वहां पर चूंकि आरक्षण की सीमा कम हुई, भाजपा उसको भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है कि किसी न किसी माध्यम से हम आदिवासी जो वोट बैंक है उसको हम साध लें। इसी तरह कांग्रेस भी इसी चक्कर में लगी है, सरकार इस चक्कर में लगी है कि हम जो आदिवासी को जो आरक्षण है उनको हम वापस करके विधेयक के माध्यम से लाकर कोई कानून बनाए, ताकि हम जो चुनाव है वहां पर किसी न किसी से आदिवासियों को मनोहर जी आपके पास वापस आऊंगी, यहाँ आपको रोक रही हूँ मैं। अमित मिश्रा हमारे सहयोगी विधानसभा से सीधा हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। अमित, क्या अपडेट्स है, किस तरह का हंगामा, क्या कुछ रहा विधानसभा में आज? देखिए, फिलहाल जिस तरीके के हंगामे की बात अभी बता भी रहे थे वो, और एक तरीके से विधायक को लेकर जो बीजेपी और कांग्रेस है उनके बीच में ये लगातार खटपट देखने को मिल रही थी, बहस देखने को मिल रही थी, और अचानक से जैसे ही अंदर में सदन स्थगित किया जाता बाद भाजपा के नेता और कांग्रेस के नेता आपस में धक्का मुक्की करते हुए नजर आते हैं। तो साफ जाहिर है, जिसके बाद ये बयान भी दिया गया कि जो बड़े पैमाने पर जिस तरीके से ये पूरा मुद्दे को रखने की कोशिश की जा रही है, आखिरकार उसको कैसे रखा जाएगा। हमारे साथ में शशि जी, हम उनसे भी सबसे पहले जानेंगे। शशि जी, ये जो पूरा मुद्दा है आप लोगों ने देखा भी, आप लोगों ने उठाया भी है, लग रहा है कि सदन के अंदर जिस तरीके की कार्रवाई चल रही है इससे आप लोगों की जो मांग है वो मांग पूरी हो पाएगी और भाजपा इस पर समर्थन करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करना पड़ेगा, इसलिए कि आदिवासियों का मुद्दा है, एससी का मुद्दा है, ओबीसी का मुद्दा है। मसला बहुत संवेदनशील है, छत्तीसगढ़ के विकास की बात है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन क्या मांग जो है वो पूरी हो जाएगी लगता है इस तरीके के विरोध के बाद में, इस तरीके की बातचीत के बाद? विरोध तो एक स्वाभाविक है, विपक्ष में विरोध करना, क्योंकि उनके द्वारा बनाए गए नियम कायदे टिक नहीं पाया उच्च न्यायालय में, और अब नतीजा ये हुआ कि छत्तीसगढ़ की जो जनता है ये आतुर हो गई है एक अच्छा रिजल्ट देने के लिए, जिसको कांग्रेस की सरकार पूरा करेगी, श्री भूपेश बघेल जी की सरकार। आदिवासी समाज को ये लग रहा है कि अब ये जो है मसला पूरी तरीके से पटाक्षेप इसका हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल आदिवासी समाज पे आश्वस्त है कि पटाक्षेप होगा, बिल्कुल होगा और अच्छा होगा। देखिए, शशि जी जिस तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि कई बैठकें हुई थी जिसमें ये खुद भी शामिल थे, और इनकी तरफ से जो पूरा आदिवासी समाज है जो मांग कर रहा था, उस मांग को ही लेकर ये विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसपे भाजपा ये सवाल उठा रही है कि आखिर जो उनको वितरित किया जाना था, जो यहाँ पर पटल पर रखा जाना था, वो आखिर उन्हें छुपाया क्यों जा रहा है, उन्हें दिया क्यों नहीं जा रहा है। ये उन्होंने सबसे पहला प्रश्न उठाया था, और इसी प्रश्न को लेकर फिर हंगामा भी देखने को मिला था। हालांकि अब जिस तरीके से अमरजीत भगत का बयान सामने आया है, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जो लड़ाई है वो इस बात को लेकर लड़ी जा रही है, विपक्ष के तौर पर इस तरीके से हाथापाई की नौबत इसलिए आ गई है कि वो आरक्षण को लागू होने नहीं देना चाहते, वो उसका विरोध कर रहे हैं, और भाजपा कह रही है किसी भी तरीके के नतीजे के लिए तैयार है, लेकिन वो तरीका जो है वो सही होना चाहिए। और ये तमाम बातें हैं जो अभी भी बहस का मुद्दा बनी हुई है, क्योंकि अभी पटल पर रख दिया गया है और अब चर्चा यहाँ पर विधानसभा में शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, हालांकि 2 दिन का स्पेशल सेशन इसीलिए बुलाया गया था, लेकिन हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और हमारे साथ यहाँ भूपेंद्र जी हैं, डॉक्टर भूपेंद्र जी। भूपेंद्र जी, आप प्रोफेसर हैं छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी रायपुर में। तो भूपेंद्र जी, सबसे पहले तो आप बताइए, ये आरक्षण अगर आदिवासियों के फेवर में ये गवर्नमेंट लेकर आ रही है, किस तरह का प्रभाव इसमें नौकरियों पर देखने को मिलेगा या फिर एजुकेशन में देखने को मिलेगा? देखिए, क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिक प्रोविजन है रिजर्वेशन देने को लेकर। मेरी आवाज आपको मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल मिल रही है।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिक प्रोविजन है रिजर्वेशन को देने को लेकर, लेकिन आपको पता होगा कि अब से कुछ समय पहले जब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जो इसके पहले दिया जाने वाला जो रिजर्वेशन था उसको 50% की सीमा से क्रॉस करने के कारण अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया था, उसके बाद से ही छत्तीसगढ़ में जो है आरक्षण की स्थिति पर बहुत ज्यादा अस्पष्ट हो गई थी और बहुत सारी भर्तियां जो थी वो अचानक से रुक गई थी क्योंकि आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। इवन छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के अंतिम परिणामों को भी रोक दिया गया था। और अभी जो स्थिति है, जिस हिसाब से आरक्षण दिए जाने की बात है, तो सामान्यतः ऐसा होना चाहिए, जैसा मैं ये मानता हूं कि जितनी जनसंख्या है, जनसंख्या के आधार पर सरकार ये चाहती है कि जितनी जनसंख्या है उस आधार पर आरक्षण दिया जाए। हालांकि इंदिरा साहनी के केस में सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर चुका है, इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ का मामला 1992 का एक केस था, सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि आप ST, SC, OBC इसको मिलाकर आप 50% की लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। बट ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ शासन में ही, छत्तीसगढ़ सरकार में ऐसा हुआ है, इसके पहले बहुत सारे स्टेट्स ने इस लिमिट को क्रॉस भी किया है, 50% की लिमिट को भी क्रॉस किया है। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो सबसे ज्यादा ये है कि क्या समय दीजिएगा, मैं बात रखना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल कहिए। क्या ये जी ये 50% की लिमिट को अब 92 का जजमेंट है और 92 के जजमेंट को अब थोड़ा सा रिवाइज करने की भी जरूरत है कि परिस्थिति, विशेष परिस्थितियों में कोर्ट खुद कहता है कि आप इससे ज्यादा रिजर्वेशन दे सकते हैं 50, पर वो विशेष परिस्थितियां क्या होगी, मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, इसको लेकर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। और स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण ये उहापोह की स्थिति बन रही है कि किसको कितना % रिजर्वेशन दिया जाए। पर एक जो लिमिट है इंदिरा साहनी के केस की, वो 50% मैक्सिमम लिमिट है। इसको अगर क्रॉस करते हैं तो हमको बताना पड़ेगा कि है। भूपेंद्र जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अजय गंगवानी जी, आपके पास पहले आऊंगी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं भूपेंद्र जी की बात को सुन रहा था। मैं थोड़ा सा आपको क्रोनोलॉजी दे दूं पूरा आरक्षण की क्या है। देखिए, रमन सरकार के द्वारा दिसंबर 2011 में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आरक्षण संशोधन अधिनियम लाया गया। इसमें आरक्षण को बढ़ा के 50 से 58 किया गया। अभी जो विशेषज्ञ की बात को मैं एनालाइज कर दूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी प्रकरण में स्पष्ट रूप से कहा कि देश का कोई भी राज्य अगर विभिन्न वर्गों को जो आरक्षण देता है उसका प्रतिशत अगर 50% से ज्यादा है, वर्ड वो रिपीट कर रहा हूँ, अत्यंत विशेष परिस्थितियों में विचारों और तथ्यों को पेश करना होगा। आरक्षण को बढ़ाने के पीछे विशेष आधार है, अलग अलग वर्गों की जनसंख्या का एक प्रामाणिक जानकारी के बाद इस चीज को किया जा सकता है। तो मेरा सबसे बड़ा आरोप है, मुझे भी 2011 में रमन सरकार ने लाई थी, तो क्या ओबीसी एसटी और एसटी के द्वारा क्यों सही तथ्य पेश की गई? पहली बात। दूसरा, मैंने उसका ननकीराम कौर की 1000 पेज की रिपोर्ट क्यों सबमिट नहीं की गई? दूसरा प्रश्न। तीसरा, मुख्य सचिव की अध्यक्षता की जो रिपोर्ट थी उसको इनके द्वारा पेश नहीं किया गया। चौथा, अनुसूचित जाति का जो आरक्षण था उसको 16 से घटा के 12% क्यों किया गया? ये सारे जो तथ्य है, इस बात के सामने स्पष्ट प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पाखंड कर रही थी और ये चाह रही थी। लेकिन हमारी नियत नीति और मंशा इस बात से स्पष्ट है कि एक और विशेष बुला रहे हैं, हम चाह रहे हैं, आज 3/4 से ज्यादा हमारा बहुमत है और आपकी चैनल पर जिम्मेदारी से बात को कह रहा हूँ कि जो हम 2 विधेयक ला रहे हैं, लोकसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक और दूसरा शैक्षणिक संस्थाओं में जो प्रवेश के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक, ये दोनों विधेयक पारित होंगे। और इस पारित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी इस बात को बहुत अच्छे से महसूस कर रही है कि छत्तीसगढ़ का जो आदिवासी वर्ग है, जो जनजातीय वर्ग है, वो अच्छे से समझ जाएगा कि किसकी गलतियों का खामियाजा आज भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार की जो गलतियां थी, जानबूझकर गैर रवैया था, वो स्पष्ट हो जाएगा। और यही कहीं ना कहीं जो बौखलाहट है, इसका नतीजा अजय चंद्राकर जी है आज जो तमाशा क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। आप एक लोकतंत्र के मंदिर में इस प्रकार के आपत्तिजनक हाथाई करने का प्रयास जो किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, ये आपत्तिजनक है। अगर आप में नैतिक साहस आप चर्चा कीजिए ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ जनता भी समझ जाएगी कौन सही कौन गलत। विपक्ष चर्चा क्यों नहीं कर रहा? अमित के पास जाएंगे, इससे पहले कि एस चौहान जी आप अपनी बात रखिए। जी सिमरन जी, सबसे पहली बात यह है कि मैं बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, कांग्रेस का ये टैग जो लगा हुआ है वो का। और दूसरी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इतना चाहती है कि जो भी निर्णय हो रहा है आरक्षण के संदर्भ में वो पूरा कंटिन्यू हो, वो लगातार चले, जिसका हक है उसको मिले। ये हक की लड़ाई है, आदिवासी भाई बहनों की लड़ाई है, जिसको भारतीय जनता पार्टी हमेशा से लेती आई है। 2012 से 20 से 32% उन्होंने किया, आज से नहीं किया, जो कि इनकी सरकार आने के बाद ये दुर्भावनावश
जो आरक्षण के खिलाफ जिन्होंने याचिका दायर की, केपी खांडे जी और कुणाल शुक्ला जी, उन दोनों ने याचिका दायर की। उसके बाद उनको एक को राज्य मंत्री बना दिया गया, एक को अनुसूचित। सिमरन जी, मेरा एक ही छोटा सा प्रश्न है, आप अनुसूचित जाति का आरक्षण 16 से घटा के 12% क्यों करते हैं? अभी मेरी बात सुनने दीजिए, अब सुन लेते हैं। हाँ जी केएस जी बोलिए, चौहान जी बोलिए। मेन बात यह है सिमरन जी कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इतना चाहती है कि जो भी निर्णय हो रहा है वो यथावत रहे, और जैसे कि हमारे प्रोफेसर साहब ने बोला कि जनसंख्या के हिसाब से होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, जिनको जिसका हक है उनको मिलना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर दोहरा चरित्र दिखा रही है। एक तरफ वो सामने सामने बता रही है कि हम हितैषी हैं, और इनको बहुत अच्छे से पता है कि ये आगे जाके सुप्रीम कोर्ट में नहीं तो हाई कोर्ट में इसकी याचिका दायर की जाएगी और ये रद्द हो जाएगा, ये बहुत अच्छे से मालूम है। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि ये 1 और 2 तारीख का सत्र सिर्फ और सिर्फ भानु प्रतापपुर के चुनाव के लिए इन्होंने बुलाया है। अब क्या हो रहा है कि इनको आगे आरक्षण मिले न मिले इससे कोई लेना देना नहीं है, ये दिखाने की और खाने की और है, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको बहुत अच्छे से मालूम है कि ये आरक्षण ज्यादा देर तक चलने वाला, ये निर्णय ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। उसके बावजूद भी ये सब चीजें कर रहे हैं, तो क्योंकि इनको 5 से 6 दिन अपने निकालने हैं, भानु प्रतापपुर का चुनाव हो जाए, उसके बाद इसका जवाब ले लेते हैं। हम वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं कौशल सब्बर जी। कौशल जी, क्या वाकई में सिर्फ भानु प्रतापपुर मुद्दा है क्या, इसीलिए स्पेशल सेशन बुलाया गया आरक्षण के मुद्दे पर? देखिए, कुल मिला के यदि कहा जाए तो ये जो संदेश जारी किया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये माना जा सकता है कि ये चुनाव को लेकर बुलाया गया है, क्योंकि जिस तरह से घटना हुई है पिछले 19 सितंबर से अभी तक की, तो जब भानु प्रताप का उपचुनाव हुआ, घोषित हुआ, उसके बाद से आदिवासियों का जो आरक्षण को लेके जो भारतीय जनता पार्टी और आदिवासी समाज न सिर्फ सड़कों पर था, बल्कि आपने देखा काफी अग्रेसिव रूप में चक्का जाम भी कर चुके थे। तो कहीं न कहीं मुझे ये लग रहा था कि जो आदिवासी समाज है, क्योंकि भानु प्रतापपुर का जो उपचुनाव है आदिवासी बहुल एरिया में, मैंने आपसे पहले भी कहा है, अब 32% आदिवासी आरक्षण की जो मांग की लेकर आदिवासी समाज है वो काफी अग्रेसिव हो चुका था कि हमको हमारा आरक्षण घट गया है तो हमारा क्या होगा। तो इसको लेकर वो काफी मुखर था, और उसी को देखते हुए ये जो बातें हैं, मुझे लगता है कि जो सदन में, चूंकि 5 तारीख को वोटिंग है, 1 और 2 दिसंबर को, आज और कल, मतलब कल और आज में ये वहां पे विशेष सत्र आयोजित किया गया आरक्षण को लेकर। सदन में चर्चा भी चल रही है 76% आरक्षण देने की, लेकिन इसके साथ ही 9वीं अनुसूची का एक संकल्प भी पारित किया जाएगा, जिसको केंद्र सरकार के पास ये कहकर भेजा जाएगा कि ये जो आरक्षण की जो सीमा है, जो 76% हो रहा है छत्तीसगढ़ में अभी SC, SC, OBC और EWS का, उसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि इसको कानून का रूप मिल सके और ये आरक्षण छत्तीसगढ़ में लागू हो सके। लेकिन अभी बात 58% को रद्द किए जाने के लेकर हो रही है। इसके कारण, जैसे अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि निश्चित तौर पे आरक्षण की जो सीमा रद्द हुई है उसके कारण कई प्रकार के संकट की स्थिति है। छत्तीसगढ़ में नौकरी की स्थिति अभी निकलनी है, वैकेंसी निकल रही, तो उसमें भर्ती की जो प्रक्रिया है, इसके अलावा प्रवेश जो परीक्षा है मेडिकल में चाहे इंजीनियरिंग में, उसके लिए भी आरक्षण की जो सीमा है वो मुझे लगता है अभी 0 है। तो इसलिए सरकार को तत्काल पहल करते हुए पहले जो 58% आरक्षण का जो मामला था उस पर पहल करनी चाहिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में वो बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हम जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में हमको केस लगा रहे हैं, उसको पहले, क्योंकि ये जो 76% वाला आरक्षण है तो केंद्र के पाले में चला जाएगा, ये कब लागू होगा इस पर अभी संशय की स्थिति है, निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है। बिल्कुल। अमित हमारे सहयोगी लगातार विधानसभा से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो अमित, हंगामा हुआ, 2 दिन का स्पेशल सेशन था, अब आगे क्या आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी चर्चा के मूड में नहीं रही? देखिए, फिलहाल तो चर्चा चल रही है और बीजेपी जो है वो आपत्ति दर्ज करा रही है। उनकी कोशिश यही है कि किसी भी तरह से जो आपत्ति है वो विधानसभा के जो पटल पर रखा गया है फिलहाल उसको लेकर दर्ज यहाँ पर करा दी जाए। ये जो हालांकि उनका ये भी मानना है कि अगर सही तरीके से वो इस विधेयक पे यहाँ पर लेकर आते तो उनका पूरा समर्थन भी उनको मिलता। अभी भी वो समर्थन देने के लिए तैयार है, इस विधेयक को सर्वसम्मति से पास करने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी आपत्ति है कि जिस तरीके से लाया गया, चोरी छिपे उनकी बिना जानकारी के विधेयक लाया गया है, उसको लेकर इन्होंने आपत्ति जताई है और उसी विरोध के कारण में
यहाँ पर देखने को मिला कि बीजेपी और कांग्रेस के जो विधायक थे वो सदन के अंदर में ही एक दूसरे पर उलझते हुए नजर आए। हालांकि उसके बाद दोनों के बीच में बयानबाजी भी देखने को मिली। बृजमोहन अग्रवाल ने साफ तौर पर यह कहा कि वो भी किसी भी तरीके की जो लड़ाई है, किसी भी तरीके के मैदान है, वहां पर उतरने के लिए वो सक्षम है और ये भाजपा का स्टैंड है कि वो किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि जो विपक्ष है वो आरक्षण को लेकर यहाँ पर जो समर्थन नहीं कर रहा है। तो कुल मिलाकर राजनीति तो यहाँ पर की ही, सदन के अंदर में भी कोशिश यही है कि सरकार को किस तरीके से यहाँ पर रोका जा सकता है। कितने प्रतिशत जो आरक्षण यहाँ पर 32%, 27, 17 और 4 की जो बात यहाँ पर कर रहे हैं उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जा रही है। फिलहाल सदन के अंदर में चर्चा हो रही है, पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे के साथ में चर्चा कर रहे हैं, विपक्ष काफी हमलावर है। लेकिन देर शाम तक मुझे ये लगता है कि जब इस विधेयक को लाया जाएगा, इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया जाएगा, उसके बाद भी जो सवाल बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे थे कि उसके बाद क्या राज्यपाल के पास जाएगा, तो क्या उनके पास से वो त्वरित उस पर एक्शन हो जाएगा, क्या वो वहां से भी पास हो जाएगा, उसके बाद क्या वाकई में सरकार तुरंत इस मोड पर आ जाएगी कि वो इसका लाभ सीधा युवाओं को जो परीक्षा नहीं दे पा रहे, जो भर्ती नहीं हो पा रहे, उनको सीधा मिलता हुआ नजर आएगा। ये भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि विधानसभा का जो विशेष सत्र बुलाया गया है वो आरक्षण को लेकर बुलाया गया और यहां से अगर पास होता है तो वाकई में बीजेपी पर सवाल उठेंगे कि उनकी सरकार में ऐसा क्यों नहीं। बिल्कुल। अजय गंगवानी जी, भानु प्रतापपुर इलेक्शन के लगातार आरोप लग रहे हैं कि इलेक्शन पास है इसलिए फटाफट आनन फानन में स्पेशल सेशन बुलाया गया है इस विधेयक को पारित करने के लिए। सिमरन जी, दो बातें स्पष्ट कर दूं। सबसे पहली बात है, भानु प्रतापपुर का पिछले चुनाव का रिजल्ट आप देख लीजिए। हमारे जो कैंडिडेट थे मनोज मंडावी, उसको मिला 72,520 वोट। इनके जो देवलाल दुग्गा थे उनको मिला 45,827 वोट। 26,700 वोटों से ऑलरेडी हमारा प्रत्याशी जीत दर्ज किया था। 19% वोटों का अंतर है। उस खाई को पार्टी की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी न दूर दूर तक थी न रहेगी, पहली बात। दूसरी बात, हम जो है एक शिक्षिका को टिकट देते हैं। आज मनोज मंडावी की जो सावित्री मंडावी जी एक टीचर है, शिक्षिका है, जो समाज को बेहतर दर्जे में जा सकते हैं। और ये किसको टिकट देते हैं? 15 साल की नाबालिग बच्ची जिसका उसने यौन शोषण किया, बलात्कार किया और देह व्यापार जैसे धंधे में ढकेलने का प्रयास, ऐसे अपराधी को टिकट दे रहे हैं। तो ये दूर दूर तक तो वैसी फाइट भी नहीं है। पहली बात, ये जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगा रहे हैं ये पूरी तरह आपत्तिजनक है। देख लीजिए, आज मध्य प्रदेश में 63% है, हरियाणा में 70%, तमिलनाडु में 68, महाराष्ट्र में 68, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड 78%। इन सारी जगहों पे 50% ज्यादा आरक्षण है सिमरन जी। उसके बाद भी कोई आपत्ति नहीं आती। आज 2011 में जब राउत सरकार थी, अगर सही में इनकी नियत नीति होती तो सही ढंग से लाया जाता। आज नजर सारे मामले में स्पष्ट से कहा गया कि विशेष तथ्य सही आंकड़े पेश किए जा रहे थे, आज ये चाहते नहीं थे। दूसरी बात, ये चरित्र जो आरक्षण विरोधी है ये भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के नेताओं का नहीं है, आज केंद्र की मोदी सरकार का नहीं है। अब बिहार चुनाव के समय मोहन भागवत जी का बयान सुनिए। अब आरक्षण की बिहार चुनाव में कहाँ चले गए समय आ गया, इस बड़े बयान से क्या दिखता है? दूसरी बात, उत्तराखंड वर्सेस अवधेश कुमार मामले में किसी भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो दलितों और पिछड़े वर्ग को किसी प्रकार से आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ये दोनों बयान इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि दिखावे के आरक्षण समर्थक होने का दावा करते हैं, लेकिन इनका जब तो शून्य आरक्षण हो गया है। दूसरी बात, आप विशेष सत्ता ला रहे हैं, आप में नैतिक साहस है, सचमुच आदिवासी के समर्थन में है तो ध्वनि मत से पारित करें। अब आपत्ति जांच करा रहे हैं, ये बात का संकेत है कि दिखावे के लिए आप आरक्षण समर्थन की बात करें और कहने का उसको अटकाने का प्रयास करते हैं। आज भानु प्रताप चुनाव में तो वैसे भी दूर के दूर नहीं है। आज भानु प्रताप की माता और बहनें एक अपराधी को, एक बलात्कारी को, एक दुष्कर्मी को सजा देंगी। जी से इस बात का जवाब ले लेते हैं। कैंडिडेट को लेकर उन्होंने प्रश्न उठाया है कि आपने भानु प्रतापपुर का कैंडिडेट ऐसा चुना है जिसको जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। सिमरन जी, जो हमारा कैंडिडेट है वो सरपंच से लेकर विधायक बना है और जो जमीन से जुड़ा हुआ है। ये सिमरन जी एफआईआर की कॉपी है। मेरे अब मेरी बात सुनने दीजिए, है ना? सुन लेते हैं अजय जी, सुन लेते हैं। सरपंच से लेकर विधायक बने हैं और जिनको आप टिकट दे रहे हैं उन्होंने आज तक कोई संगठनात्मक भी कोई आज तक कोई पद नहीं था और ना ही वो जुड़े हुए थे जनता से, भानु प्रतापपुर की जनता से, जिनको उनके मंत्री जो कवासी लखमा आते हैं भरी सभा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं, आम जनता के द्वारा नकार दिया जाता है। उनको बहुत ज्यादा बोला जाता है कि आप डांटा जाता है एक प्रकार से कि आप क्या कर रहे हैं। एक तरफ आप ये हमारी भलाई की बात बोल रहे हैं, दूसरी तरफ आप आरक्षण कम कर दिए हैं, ऐसा नकारा जाता है। ऐसे आपने भी वीडियो देखा होगा, दूसरी जगह भी वीडियो चल रहा है। अगर
हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमजोर है मेरे भाई, तो आप इस तरह की क्यों चीजें कर रहे हैं? भानु प्रतापपुर चुनाव के लिए क्यों विशेष सत्र बुला रहे हैं, जबकि आपको मालूम है कि ये आरक्षण जो है आगे जाके राज्यपाल से भी अगर पास हो जाता है तो भी आगे जाके ये अटकेगा। और दूसरी बात यह है कि ये असंवैधानिक है। आप किसी से भी पूछ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट, ये आपकी सोच है, आपका लगता है आगे की तैयारी करके रखी है आपने इसको रोकने के लिए राज्यपाल के वहां। सुप्रीम कोर्ट में अगर फैसला है तो आप ये ऐसा नहीं उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आगे जाके चैलेंज होगा, इसी मत में चैलेंज होगा। इसी के मैं जवाब देता हूँ सिमरन जी, इस बात सुप्रीम कोर्ट में होगा तो आप कैसे आपने ये अपने सत्र बुला के ये पास करवा दिया, ये क्वेश्चन रहेगा। और जी आपके नेता करने वाले हैं क्या चौहान जी? चैनल पे दे दीजिए जवाब। आज रुक जाएगा ये दोहरा चरित्र कांग्रेस के कारण, इसके कारण हमारे नेता ने बोला है कि जो करना है आप ऑथेंटिक रूप में करिए, ताकि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इतना चाहती है कि इसका फायदा जो आदिवासी समाज है जिनको चाहिए वो हो। 76 नहीं, आप 78% करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको ऑथेंटिक रूप में करिए। आगे जाके चैलेंज ना हो, असंवैधानिक रूप से ना करिए, ये सिर्फ वैधानिक रूप से होना चाहिए जो हमारे संविधान के हिसाब से है। जी चलिए, चौहान जी का यहाँ पर ये कहना है अजय जी कि आगे जाके ये विधेयक रुक जाएगा, ये फैसला जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, बेशक आप इसे विधानसभा में पारित कर दें। सिमरन जी 10 सेकंड दीजिए, मैं जवाब देता हूँ प्लीज। जी बिल्कुल जी। देखिए, ये कहीं ना कहीं चौहान जी की बातें ना 2 बार रिपीट कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को तैयारी कर चुके हैं कि जो हम संशोधन विधेयक ला रहे हैं इसके लिए फिर से याचिका लगाएं। यही इनका वास्तविक चरित्र है जो बार बार के मुख से सच निकल रहा है। दूसरी बात देखिए, आज इस समय आपत्ति नहीं आती, ये 2011 में जो संशोधन विधेयक लाए थे, इन्होंने अनुसूचित जाति का आरक्षण 4% कम किया, कहीं ना कहीं उनके हित सीधे प्रभावित हो रहे थे। यही कारण था कि याचिका के खिलाफ लगे। हम किसी का आरक्षण कम नहीं कर रहे। अभी जो लेटेस्ट आया है, एसटी को 32%, एससी को 13%, ओबीसी को 27%, और जो सामान्य वर्ग से गरीब है उनके लिए 4%। हम किसी भी वर्ग का आरक्षण कम नहीं कर रहे हैं। दूसरा, हमारी नियत नीति में एक बात स्पष्ट है, हम अध्यादेश नहीं ला रहे। अध्यादेश लाते तो उसकी प्रक्रिया थी, उसमें ऑब्जेक्शन की संभावना थी। हम पूरी तरह से नया संशोधन विधेयक ला रहे हैं जिससे हमारी नियत नीति मंच स्पष्ट है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता 2 से 3 बार उस बात को रिपीट कर रहे हैं, दूसरी बार विधानसभा में आपत्ति लगा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है चाहते ही नहीं है कि आदिवासी वर्ग को आरक्षण मिले। ये शुरू से इनका चरित्र आरक्षण विरोधी रहा है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाए तो ये दोहरा चरित्र न दिखाए। आज चैनल इस बात को स्वीकार करे कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से आरक्षण विरोधी थी, है और रहेगी। और मोहन भागवत के बयान उत्तराखंड वर्सेस अभिषेक मामले में स्पष्ट उससे दोनों बातें दिख रही है। ये दिखावे के विरोध करते हैं। दूसरी बात, हमारी कांग्रेस पार्टी ने जनगणना में कॉलम होता है सिमरन जी जाति का, हमने स्पष्ट रूप से कहा कि जाति के कॉलम को सम्मिलित कीजिए ताकि जनगणना के माध्यम से हर वर्ग में हर राज्य का सूचना मिल जाए। लेकिन उसके लिए तैयार नहीं होते। इस बात का स्पष्ट प्रमाण है ये चाहते। चौहान जी बोलिए। जी, मैं ये पूछ रहा हूँ सिमरन जी, जब हमारी नियत में नियत साफ है तभी हमने 20% से 32% किया। क्यों? क्योंकि उस समय जनसंख्या जो थी आदिवासी। अरे सर, एक ही मेरा सिमरन जी एक ही प्रश्न है, आपने अनुसूचित जाति का आरक्षण क्यों कम किया 4%? बता दीजिए। छत्तीसगढ़ सुनिए, बोल लीजिए, जवाब ले लीजिए पहले अजय जी। चौहान जी आप अपनी बात पूरी करिए। कि जिस समय 2012 में ये जारी किया गया आरक्षण, उस समय 32% जनसंख्या थी, और जो दूसरे भाई बहन ने एससी की जो जनसंख्या थी वो 12% थी। उसके हिसाब से 12% किया था, ये इस हिसाब से 32% किया गया था। आज अब 12 से आप 13% कर दिए हैं। लेकिन आज आगे चल के इनको भी पता है कि आगे चल के ये याचिका दायर होगी, ये वहां पर अटकेगा मामला, और इनको इससे कोई लेना देना नहीं है सिमरन जी। आप ही के नेता अटकाएंगे ऐसा लगता है। लेना देना है आप ही इनको सिर्फ इतना लेना देना है कि भानु प्रतापपुर का चुनाव हम कैसे न कैसे करके निकालें, एक लॉलीपॉप देने। दूसरी बात ये, सबसे मेन बात ये है जिसका न सिर्फ कांग्रेस प्रवक्ता, पूरी कांग्रेस पार्टी जवाब नहीं दे पाएगी। केपी खांडे जी, जिनको अनुसूचित जाति का अध्यक्ष बना दिया गया, और शुक्ला जी,
कुणाल शुक्ला जी, जिनको राज्य मंत्री बना दिया गया, इन्होंने आरक्षण के खिलाफ याचिका दर्ज की थी। उसका पुरस्कार मिला उनको कि इनको अध्यक्ष बना दिया गया, एक को राज्य मंत्री बना दिया गया, दूसरे और एक पद्मा मनहर जी थी और पीआर खांटे जी थे, वो कांग्रेस के ही अपना पदाधिकारी थे, जिनको आपने याचिका जिसके द्वारा आपने याचिका दायर करवाई, वो क्या था? ये चलिए समझ गए आपकी बात, जवाब ले लेते हैं। अजय जी, वही बात है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी की नियत में खोट है, बीजेपी नहीं चाहती कि जो आरक्षित हैं उन्हें लाभ मिल पाए, लेकिन दो पदाधिकारियों के नाम आपके गिनवाए, के.एस. खांडे जी और कुणाल शुक्ला जी, इन्होंने रिजर्वेशन के अगेंस्ट दाखिल की थी याचिका। केपी खांडे, देखिए, मैं आपके लोकप्रिय जल में स्पष्ट कर दूं सिमरन जी, अगर कोई व्यक्ति किसी समाज के हितों के लिए आवाज उठाता है तो क्या गलत है? अगर वो आदिवासी वर्ग के हितों के लिए आवाज उठा रहा है तो उसको सम्मान ना दिया जाए? ये आपत्तिजनक बात कर रहे हैं। आज मेरे को स्पष्ट करा आपने, मेरे 4 प्रश्न थे। आप नंकी रामपुर की रिपोर्ट 1000 पेज की आप क्यों पेश नहीं करते? दूसरा प्रश्न, मुख्य सचिव की रिपोर्ट आप क्यों नहीं पेश करते? आज हिंदुस्तानी मामले में स्पष्ट रूप से कहा कि सही तथ्य और आंकड़े पेश करना चाहिए, आपने क्यों नहीं पेश किया? चौथा, ये चारों चीजें हुई। चौथी बार उनसे पूछा कि आदिवासी जाति आरक्षण, अजय जी चलिए, आरक्षण कम नहीं करते तो आपत्ति नहीं आती। चारों प्रश्नों का कोई जवाब नहीं देते आज इस बात का। चौहान जी की तरफ से नीति मंशा दिखती है, मोहन भागवत का बयान देख लेते हैं और झारखंड में उसमें आरोप लगा रहे हैं आरक्षण विरोधी होने का। के.एस. खांडे जी और कुणाल शुक्ला जी, दो खास अधिकारी कांग्रेस के, जिन्होंने आदिवासी आरक्षण के खिलाफ ये याचिका दायर की थी, जिसको लेकर सारा ये मुद्दा बना। वही सवाल चौहान जी का भी है और वही सवाल मेरा भी है, आप फिर बीजेपी पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप कैसे लगा रहे हैं? सिमरन जी, बात समझ लीजिए, मेरे को एक स्पष्ट कर दे, पे आप भी वरिष्ठ एंकर हैं, मेरे को एक बात बता दीजिए, अगर आप आदिवासी जाति वर्ग से हैं और आपका आरक्षण 16% से घटा के 12% कर दिया जाएगा, आपके ये सीधे सीधे प्रभावित होंगे, तो आप कोर्ट में नहीं जाएंगे क्या? आप बता दीजिए। चौहान जी को स्वीकार करना चाहिए था कि अगर अनुसूचित जाति का आरक्षण 16 से घटा के 12% नहीं किया गया होता तो आज हाईकोर्ट में केस नहीं चलता। आज किसकी नियत नीति गलत थी, इस बात का प्रमाण देना चाहिए इनको। बात कर रहे हैं जी, अनुसूचित जाति से अगर उनकी वजह से प्रभावित हो रहे हैं, समाज का प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं, तो अपना नैतिक दायित्व निभाएंगे। इसमें कांग्रेस पार्टी की सम्मान की बात कहाँ से लेती है? ये कहने की तो अपनी गलतियां था, चाहे उसकी तो बदनीयती थी, उसको मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बार-बार इस बात को कह रहे हैं कि आरक्षण संशोधन विधेयक लाया जाएगा, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और पार्टी है इसको प्रभावित करने का प्रयास करिए। आज इस तथ्य को उजागर कर दीजिए, सत्य की जनता समझ जाए। और मेरे सही तथ्य कह रहे हैं, सच को छुपाए जा सकते हैं, दबाए जा सकते हैं। अगर आप सही तथ्यों में बात करना चाहते हैं तो अजय चंदाके जी को तमाशा क्यों करना पड़ता है? आप शांति से अपनी बात क्यों नहीं कर रहे? आप चर्चा से क्यों भाग रहे? आप प्रश्नों से क्यों भाग रहे? ये सब इस बात का प्रमाण है कि आपको पता है कि जब लोकतंत्र के मंदिर में, सदन में चर्चा होगी, सवाल उन्होंने किया है कि आप पारदर्शिता से ये विधेयक क्यों नहीं लाए, आपने संशोधन को कैंसिल किया गया है, क्यों नहीं लिया? आरक्षण एक बड़ा मुद्दा, आप सुन ही नहीं रहे हैं। आप सुन लीजिए, पहले बात तो सुन लीजिए पूरी। चलिए, जयेश जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार। जयेश जी, यहाँ अजय जी का कहना है कि बीजेपी हमेशा से रही है आरक्षण विरोधी छत्तीसगढ़ में, और लेकिन जिस तरह से हमें चौहान जी ने भी बताया कि के.एस. खांडे और कुणाल शुक्ला जी, दो बड़े अधिकारी कांग्रेस की तरफ से, जिन्होंने याचिका दायर की थी आरक्षण को लेकर, उस पर जवाबदेही कांग्रेस की है। तो क्या बीच का जो सच्चाई है वो आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्या ग्राउंड रिपोर्ट क्या है कि किस तरह से ये आरक्षण का मुद्दा इतना बड़ा कैसे हो गया? अनम्यूट कर लीजिए जी। आरक्षण मुद्दे से ज्यादा हम वोट बैंक का, जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़, वहां पे एक वोट बैंक से बढ़कर है वहां पे आरक्षण। और रही आरक्षण की बात है, मैंने बताया ना कि पिछले जब हाईकोर्ट ने इसके खारिज किया था 2012 में, जब बीजेपी इसको लेकर के आई थी और कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने इसके खिलाफत की थी। हालांकि खिलाफ का जो उनका मुद्दा था वो सही था कि आरक्षण कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो निर्धारित है उसको करना चाहिए। लेकिन अब जब कांग्रेस इसको ला रही है तो बीजेपी इसका विरोध करे। बीजेपी का हालांकि विरोध आरक्षण लागू करने को नहीं है, उसकी जो तथ्यात्मक जानकारी है वो बीजेपी को नहीं दी गई, इसको लेकर ये विरोध चल रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि चुनाव का दौर चल रहा है, 5 तारीख को वहां पे एक विधानसभा में वोटिंग है, उसके बाद अगर ये कैग सत्र बुलाया जाता है
मुख्य रूप से इसको वैसा माना जा सकता है कि एक चुनावी रणनीति के तहत इसको लाया जा रहा है। हालांकि संशोधन की बात करें तो संशोधन कई राज्यों में हमने देखा कि तमिलनाडु की, हम जिसको ये बता रहे कि तमिलनाडु में 69% इस समय लागू है, उसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर 50% है। हालांकि नियम जो है सुप्रीम कोर्ट ने वो 50% ही दिए, और विशेष विधि विशेषज्ञ भी हमारे साथ बैठे। तो ये जरूर है कि आने वाले दिनों में इस आरक्षण को लेकर के कहीं ना कहीं एक फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं विरोध होगा, याचिका होगी, क्योंकि वो वर्ग भी परेशान है आरक्षण से, जो आरक्षण जिनको नहीं मिला, जो सामान्य में आता है, और वो आरक्षितों से अब परेशान हो चुका है कि हमें क्यों नहीं मौका मिल रहा है। एक ये मामला अलग है, पर चुनाव के जस्ट पहले 5 तारीख को वहां मतदान है और उसके पहले विशेष सत्र बुलाया जाता है, तो निश्चित है राजनीति गर्माती, और वही नजर आ रही अभी छत्तीसगढ़ के अंदर। जी सिमरन जी। बिल्कुल, वो जो नॉन आरक्षित है उनकी बात मैं करूंगी, कौशल जी से सवाल लूंगी, चौहान जी आपको भी समय दूंगी। डॉक्टर भूपेंद्र जी काफी देर से हमारे साथ हैं, प्रोफेसर है छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी से। तो भूपेंद्र जी, पहले भी मैंने आपसे यही सवाल किया था कि किस तरीके से जो एजुकेशनिस्ट है या एजुकेशन है या प्रोफेशन है, यानी कि सरकारी नौकरियां हैं, उन पर इस आरक्षण का प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जो 50% का जो लिमिट है वो कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं है, वो एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से है। अब जब आप 50% से ऊपर जाते हैं रिजर्वेशन को लेकर, तो आपको अपनी कंडीशंस बतानी पड़ती है। जैसे कि अभी जातिगत जनगणना की बात हुई थी, मैं भी इस बात को थोड़ा सा वो कहना चाहता हूँ कि एक बार यदि आपके पास जातिगत जनगणना का डेटा आ जाता है, तो आप उस आधार पर ये कह सकते हैं कि ये जो जाति है इतने प्रतिशत है, इसलिए हम इस आधार पर इसका रिजर्वेशन बढ़ा रहे हैं, ताकि आप सुप्रीम कोर्ट को आगे जब याचिका लगती भी है तो उसे संतुष्ट कर सके। ये एक महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर रोक लगा भी दे तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो नुकसान है वो राज्य के युवाओं का है, जो भर्ती परीक्षा की तैयारी बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। बहुत सारी भर्ती परीक्षा सिर्फ आरक्षण के कारण रुक गई है। मैं राजनीतिक विषय पर बिल्कुल बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो कुछ हो वो बेहतर हो और अच्छा हो, ताकि हमारे राज्य के जो युवा हैं, जो इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ कुछ खिलवाड़ ना हो जाए, मैं वो कहूंगा। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैटर है, जैसे कि कुछ समय पहले 9th शेड्यूल की भी बात की गई थी, मैं थोड़ा सा 9th शेड्यूल पर भी प्रकाश डालना चाहता हूँ। 9th शेड्यूल को जो है 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था। सामान्यतः इसमें भूमि सुधार से संबंधित विषयों को रखा गया है, इसलिए रखा गया है ताकि उन्हें बाद में चुनौती न दी जा सके। तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है जिसने अपने यहाँ पर रिजर्वेशन को एक्सटेंड करने के बाद, 50% से एक्सटेंड करने के बाद में उसको 9th शेड्यूल में ले जाकर रखा है, ताकि उसे कोई चुनौती न दे सके। और यही प्रयास शायद छत्तीसगढ़ सरकार भी कर रही है कि हम इसे 9th शेड्यूल में ले जाकर रखेंगे तो फिर इसे कोई चुनौती न दे सके, और व्यवस्था जो है वो बार बार सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगाना और उसके कारण स्टे हो जाना और ये सारी चीजें ना हो। तो 9th शेड्यूल जो है वो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में रखा भी गया है। पर ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में भी इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि यदि आप फंडामेंटल राइट का वायलेशन करेंगे तो मामला 9th शेड्यूल में भी क्यों ना हो, हम उसको रिव्यू कर सकते हैं। तो सारी बातों को सोच समझ कर करना चाहिए, जो कुछ किया जाए बेहतर किया जाए, संविधान के अनुरूप किया जाए, इंदिरा साहनी के मामले को और संविधान के बीच व्यवस्थाओं को बनाते हुए किया जाए, ताकि जो राज्य के जो युवा हैं उनके भविष्य को हम संवार सके, क्योंकि अंतिम उद्देश्य वही होना चाहिए, मेरा ये मानना है। जी बिल्कुल। और जी अजय जी, 10 सेकंड नहीं, मेरी दूसरी डिबेट है, मैं कमेंट करके चले जाता हूँ। मैं मेरी दूसरी डिबेट है 4 बजे, प्लीज 10 सेकंड आप कहिए जी। देखिए, मैं जो संविधान विशेषज्ञ उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था और ये बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। हमारी सरकार ने जो देश के जाने माने विधि विशेषज्ञ हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं, उनसे पूरी चर्चा के बाद इस पूरी आरक्षण संशोधन विधेयक का पूरा प्रारूप तैयार किया है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में भी एक बात उन्होंने और कही कि छविलाल पटेल की जो क्वांटिफाइड डाटा आयोग की जो कमेटी की रिपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं जो इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सही आंकड़े और सही तथ्यों के साथ आपको आना पड़ेगा। तो छविलाल पटेल की अध्यक्षता में जो क्वांटिफाइड डाटा आयोग की पहली रिपोर्ट आएगी, उसको लेकर हम जा रहे हैं। 3 वरिष्ठ विधि विशेषज्ञों और संविधान विशेषज्ञों की टीम हमने बनाई है, जो सुप्रीम कोर्ट में हमारी सरकार का पक्ष सही ढंग से रखेगी। और तीसरी बात, मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि हमारे प्रयास रहेगा कि जो हम आरक्षण संशोधन विधेयक ला रहे हैं, इसको नवी अनुसूची में शामिल कर लिया जाए, ताकि इसको आगे चल के किसी भी वर्ग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट या अन्य न्यायालय में उसे चुनौती न दी जा सके। और 1 और 2 को विशेष बनाने से हमारे नियत नीति और पंचायत बात से स्पष्ट है कि हम चाह रहे हैं कि आदिवासी वर्ग का किसी प्रकार से दहेज न हो
और कहीं ना कहीं मैं विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी से भी उम्मीद करता हूँ कि आज एक अच्छे विधेयक के लिए आदिवासी के जो समर्थन के विधेयक आ रहा है उसको दस से पारित करने में समर्थन दिखाए। इसके बजाय जो वहाँ पे तमाशा मीडिया में चर्चा करने का जो प्रयास किया जा रहा है वो आपत्तिजनक है। लोकतंत्र में मंदिर में इस प्रकार का जो दृश्य है वो बहुत आपत्तिजनक है। जी के.एस. चौहान जी, आप प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे? मैं इजाजत ले रहा हूँ, सिमरन जी मेरी डिबेट है। अजय जी, आपके पास समय कम है, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चौहान जी, आप अपनी बात रखिए। अनम्यूट कर लीजिए चौहान जी, अनम्यूट कर लीजिए अपना माइक। सॉरी जी जी कहिए। मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार जयेश जी ने और कौशल जी ने भी स्वीकार किया है कि कहीं ना कहीं ये जो सत्र बुलाया गया है उसका आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है, उसका सिर्फ और सिर्फ भानु प्रतापपुर चुनाव से लेना देना है। आज कहीं ना कहीं हमारे पूरे सभी वरिष्ठ पत्रकार और हमारे प्रोफेसर साहब भी ये बिल्कुल समझ रहे हैं कि आगे चल के जिस हिसाब से ये आनंद फानन में ये सभी चीजें ऑर्गेनाइज की गई हैं वो आगे जाके अटकेंगी। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ इतना कहना है कि जो भी चीजें, जो भी आरक्षण हो रहा है और जो भी आरक्षण हो 76 से 78% हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कंटिन्यू चले और कंटिन्यू उसकी बात। और ये जो अभी 9 की बात कर रहे हैं तो 9 की इसलिए बात कर रहे हैं, नवीनी अनुसूची की इसलिए बात कर रहे हैं कि अपना पल्लड़ा झाड़ के ये केंद्र के ऊपर डालना चाहते हैं कि हम तो चाह रहे थे। अरे आप अगर चाह रहे थे तो आपने आपके क्वेश्चन का जवाब तो दे नहीं पाएगा मोदी जी कि आपने जो पांडे जी की बात करी और शुक्ला जी की बात करी उसका कोई भी जवाब नहीं दिया। एक पूर्व जो विधायक थी इनकी महारे वो भी याचिका में आरक्षण के खिलाफ याचिका दायर की थी। ये लोग तो पूरे कांग्रेसी थे और 2 लोगों को पुरस्कार भी दे दिया गया। इससे साफ कांग्रेस की मंशा झलकती है और इससे साफ दिखता है कि आप आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है, जनजातियों से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आप अपना चुनावी एक जो शुगुफा जो है वो कर रहे हैं और कुछ नहीं है। जी चलिए, कौशल स्वंबर जी हमारे साथ है। कौशल स्वंबर जी, भानु प्रतापपुर के लिए अगर ये स्पेशल सत्र बुलाया गया है कि उस चुनाव को किसी ना किसी तरह प्रभावी कर लिया जाए तो काउंटर फैक्टर भी तो है इसका, जो अनारक्षित जातियां हैं वो भी तो विरोध करेंगी, उसका खामियाजा भी तो भुगतना पड़ सकता है सरकार को। कौशल जी, कौशल जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ जी कौशल जी, मेरी आवाज आ रही है? मेरा सवाल सुना जी? आपने? जी आ रही है, बताइए जी। तो सवाल मेरा ये है कि भानु प्रताप, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। जी बिल्कुल। जिस तरह से चौहान जी का कहना है कि भानु प्रतापपुर इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए ये 2 दिवसीय स्पेशल सेशन बुलाया गया है जिसमें आरक्षण का मुद्दा उठाया गया है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो काउंटर फैक्टर है इसका, अनारक्षित जातियां हैं वो भी प्रभावित कर सकती हैं इस चुनाव को, इस फैसले से नाराज होके? देखिए, जहाँ पर अभी उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर जो आदिवासियों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। तो 32% आदिवासियों को जो आरक्षण वो बहाल करने की बात आरक्षण विधेयक में की जा रही है। उसके बाद दूसरे नंबर पे वहाँ पे ओबीसी फैक्टर काम कर सकता है, जहाँ पर जो भानु प्रतापपुर उपचुनाव आदिवासियों के बाद जो ओबीसी वोट बैंक है वो भी काफी बड़ा माना जाता है। तो उसको हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे इसको लेके चुनाव को प्रभावित करने वाली स्थिति नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे सवर्णों की संख्या बहुत कम है, ओबीसी और आदिवासियों की संख्या बहुत ज्यादा है। और जहां तक एससी की जो बात है वो उनका प्रतिशत उतना ही रखा गया है जितना कि पिछले सरकार में था। तो वहां पर इस आरक्षण विधेयक से जो दूसरे वर्ग के हैं आदिवासियों को छोड़ के मुझे लगता है कि प्रभावित कर पाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि आदिवासियों की जो आरक्षण का प्रतिशत उसको भी 27% कर दिया गया है और जो आदिवासियों का है उसको 32% और ओबीसी को 27% किया गया। तो मुझे लगता है कि वहां पर जो दूसरा फैक्टर है वो काम नहीं करेगा। जी बिल्कुल। तो चलिए, समय हमारे पास कम है, एक आखिरी प्रतिक्रिया सबकी ले लेते हैं। जयेश जी आपके पास आऊंगी, तो क्या वाकई में सिर्फ भानु प्रतापपुर मुद्दा है कि ये स्पेशल सेशन बुलाया गया? अनम्यूट कर लीजिए।
इस मुद्दे को जोड़ना जायज है, क्योंकि अगर चुनाव है, 5 तारीख को मतदान है और उसके पहले आप विशेष सत्र बुलाते हैं, तो मैं अगर बोलना चाहूँ कि ये उससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो हो सकता है कि मेरे लिए भी बेमानी हो। तो क्योंकि जिस तरीके से राजनीति करवट ले रही है छत्तीसगढ़ के अंदर, तो उसमें देखते हुए यही लग रहा है, क्योंकि अभी जिस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता बता रहे कि उनके पास FIR है, तो FIR का साथ साथ में एक और बात बताना चाहूंगा कि सरकार भी उनकी है, पुलिस भी उनकी है, फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? तो एक बड़ा सवाल ये भी था, FIR होना क्यों या दिखाना, इसका मतलब है कि आप केवल पब्लिसिटी चाहते हो, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। और रही चुनाव के जस्ट पहले अगर आप ऐसे मुद्दे लाते हैं, ऐसा विशेष सत्र बुलाते हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि इसको चुनाव आयोग भी गलत लेगा। मेरी बात नहीं कर रहा हूं मैं, चुनाव आयोग का भी कहना ये है कि अगर कहीं मतदान हो रहा है तो आप कोई भी ऐसी घोषणा नहीं कर सकते जिससे कि मतदान प्रभावित हो सकता है। तो ये चुनाव आयोग भी इसको गलत मानेगा, उसके नियम कानून में ये चीजें आती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनको जल्दबाजी का कारण मुख्य यही था कि चुनाव है, चुनाव के अंदर इनको ये कहीं ना कहीं दिखाना था कि हम आदिवासियों की सरकार है, हम आदिवासियों के लिए सोचना चाह रहे। हालांकि अगर सोचना चाहते तो ये विधेयक बहुत पहले लागू हो जाता। लेकिन अब मुझे जो लग रहा है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरा अपना व्यक्तिगत तर्क है कि इनको चुनाव के पहले इस टाइप का विशेष सत्र नहीं बुलाना था, तो बुला लिया है, तो विशेष सत्र में आप क्या रख रहे हैं? और ये तो विशेष कर्तव्यों के अंदर आता है कि आप जितने विधायक उस सत्र में बुलाए जा रहे हैं, जिन पार्टियों को बुला रहे हैं, उनको पूरा एजेंडा दिया जाए कि किस मुद्दे पे किन पॉइंटों पे आप बात कर रहे हैं। क्योंकि मुद्दों के और पॉइंटों पे जो बातें होती है विधानसभा में के पटल पे, तो इन सब चीजों को बहुत गहरी तरीके से देखा जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि आपको 1 घंटे पहले देना है, इसके अंदर ये भी है कि 1 दिन या 2 दिन पहले इस तरीके से पत्रक दिए जाते हैं कि आपको विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, जिन पे इन मुद्दों पे चर्चा होना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का आरोप सामने है कि वो पत्र भी इनको नहीं मिला विधानसभा में पहुंचने के दौरान जो बातें होना है, तो ये कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि एक चुनाव को देखते हुए ये सब किया जा रहा है, ऐसा माना जा सकता है। जी सिमरन जी। चौहान जी, तो भानु प्रतापपुर चुनाव है, किस तरह से आप काउंटर करेंगे? कांग्रेस ने तो अपना शील्ड तैयार कर लिया है ये सेशन बुला के, आप किस तरह से काउंटर करेंगे? देखिए सिमरन जी, सबसे पहली बात तो ये है कि भानु प्रतापपुर चुनाव में बीजेपी की शुरू से लीड मिल रही है। इन्होंने सर्वे करवाया था, उसके बाद जाके इन्होंने सत्र को आनंद फानंद में अपना रूप दिया है। उन्होंने जब उनका विरोध होने लगा, उनके मंत्री का विरोध होने लगा, सावित्री मंडावी जी का आवाज आपकी, चौहान जी आवाज अपनी आप एक बार जरा देखिए, शायद कोई टेक्निकल एरर है, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही। जी मैं ये बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही हावी रही है। वहां पर जो सर्वे करवाया गया था उसमें डाउन पाया गया। मुख्यमंत्री जी के सामने जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, जो आम जनता ने विरोध किया, सावित्री मंडावी जी को भी इसका बहुत ज्यादा सामना करना पड़ा। उसको देखते हुए आनंद फानंद में ये सत्र बुलाया गया। और जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बताया कि पत्रक जो है वो पहले देना चाहिए था, ताकि भारतीय जनता पार्टी के कोई दूसरे जो विधायक हैं वो खुद ये मतलब इसकी अच्छे से जांच पड़ताल करें, ये सही है गलत है क्या नहीं है, उसके एवज में हम क्वेश्चन आंसर कर सके। लेकिन ये सब चीजें नहीं की गई, ये असंवैधानिक रूप से ये आगे किया गया, जो कि हमारे पत्रकार ने बताया। जय जी। चौहान साहब, जब विरोध हुआ, विधानसभा में हंगामा हुआ है, तब भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को रखा है कि हमें जानकारी नहीं दी गई कि किन मुद्दों पे चर्चा है, इसलिए मैंने इस बात को कहा है। जी बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात क्या होता है सर, कि जब तक आपको डिटेल में पूरा पता नहीं रहेगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तब तक आप कैसे तैयारी करेंगे? आपने सिर्फ फैक्ट रखा है, आपने किसी का पक्ष नहीं लिया है। आप एक जनता की आवाज बन के आपने फैक्ट रखा है, जो कि अपने नॉलेज के हिसाब से आपने फैक्ट रखा है, जो देखा है आपने पूर्व में कि ऐसा होता है और ये असंवैधानिक है, वो फैक्ट रखा है आपने। उसी में मैं बोल रहा हूं कि हेलो जी कहिए।
जी सिमरन जी, बस इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र पूरा सामने आ रहा है और ये पूरा दर्शा रहा है कि ये आरक्षण के लिए आपने ये सत्र नहीं रखा, ये सिर्फ और सिर्फ आपने चुनाव के लिए रखा। ये इसका ये मेन मुद्दा है ये चीज। चलिए क्योंकि टाइमिंग जो है इस स्पेशल सेशन को बुलाने की, और वो भी यही दर्शाती है कि कहीं ना कहीं कोई तो राजनीतिक मंशा है जो अचानक से स्पेशल सेशन बुलाया गया। बहरहाल आज की इस डिस्कशन में आप सभी लोग हमारे साथ शामिल हुए, कौशल जी, जयेश जी, KS चौहान जी और भूपेंद्र जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने अपना कीमती समय दिया और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।